हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी के एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल के विषय में। शीतोष्ण घास स्थल में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं लोग, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यानी कि विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन पाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वृक्ष नहीं उग पाते हैं या बहुत ही कम मात्रा में उगते हैं। उस क्षेत्र में आपको केवल घास ही घास देखने को मिलेगा और ऐसे क्षेत्र को हम घास स्थल कहते हैं। इसी घास स्थल में से आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल में, जिसके अंतर्गत हम लोग दो ऐसे जगह का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों क्षेत्र में क्या अंतर है। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे प्रेयरी के विषय में और दूसरा जो है वह वेल्ड के विषय में बात करेंगे। हम लोग समझेंगे इसकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर यह स्थित है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ की जलवायु कैसी है और यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं और यहाँ के जो निवासी है वह किस प्रकार से निवास करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 9 है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट वीडियो है। ना केवल ये वीडियो बल्कि ऐसे ही और ढेर सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप 10th के बेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन पा सकते हैं, जो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है, जिसके अंतर्गत ना केवल सोशल साइंस बल्कि साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर के बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें। मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं घास स्थल। सबसे पहले यह समझिए कि घास स्थल होता क्या है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वैसे क्षेत्र व रीजन जिन प्रदेशों में क्या होता है, पादप जीवन में घास की अधिकता होती है, यानी कि वहां पर जो है घास बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूर दूर तक आपको केवल घास ही घास नजर आएगा, पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। वैसे स्थल को, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, घास स्थल कहते हैं। आखिरकार वह घास क्यों होता है? क्योंकि घास का विकास जो है वह जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करता है और वहाँ की जो जलवायु यानी कि क्लाइमेट एंड सोइल, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी के चलते वहाँ पर जो जलवायु है वो उसी प्रकार का है और इसीलिए वहाँ पर घास स्थल ही पाया जाता है। अब जितने भी घास स्थल है, चूंकि जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए जलवायु के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। विश्व में जितने भी घास स्थल है, पहला जो है हम उसे बोलेंगे शीतोष्ण प्रदेश यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि वैसा प्रदेश जो शीतोष्ण है, और दूसरा जो है वह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये 2 प्रकार का है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल के मैदान के विषय में, जिसके अंतर्गत हम लोग पहली जो है वह प्रेयरी के विषय में बात करेंगे, जो उत्तर अमेरिका में मौजूद है, और दूसरी जो है वह अफ्रीका में मौजूद है, वेल्ड। ये दोनों ही प्रसिद्ध शीतोष्ण घास स्थल के मैदान है। इन्हीं के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रेयरी के विषय में। इसकी पहली स्थिति देखते हैं, कहाँ पर यह स्थित है और इसका विस्तार देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिख रहा होगा। यह जो मानचित्र है, एक बार हम पीछे मानचित्र में आ जाते हैं। ये मानचित्र देखिए, ये विश्व का मानचित्र है और इस विश्व के मानचित्र में यहाँ अपना प्यारा भारत है, आप देख सकते हैं। और इस प्यारे भारत से आप जब यहाँ पर आइएगा तो ये जो भाग है ये है आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, और इस नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल ही मिडिल में जो भाग होता है उसे बोलते हैं प्रेयरीज। उसी प्रकार से यहाँ पर आप आइएगा, ये है अफ्रीका। अफ्रीका के नीचे वाला जो भाग है वहां पर है वेल्ड। इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग प्रेयरी के विषय में बात करेंगे और दूसरा जो है वह वेल्ड के विषय में। जैसा कि हमने देखा कि जो प्रेयरीज है, वह प्रेयरी जो है वह बिल्कुल ही मध्य में है, मिडिल में है और अमेरिका में मौजूद है। तो उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओके ना, यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं यानी कि नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका नॉट ए कंट्री, ये देश नहीं है बल्कि ये महादेश है यानी कि कंटिनेंट है। तो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है, उसी शीतोष्ण घास स्थल को हम प्रेयरी कहते हैं। इसका बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इसका अगर देखा जाए तो इसे हम पहले बता देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये जो साइड है ये वेस्ट है। अब अगर हम देखें इसके पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत है, यानी कि ये है पश्चिम वेस्ट। तो इस तरफ है रॉकी पर्वत श्रृंखला यानी कि रॉकी
पर्वत का जो श्रृंखला है वह इसमें मौजूद है। अगर इसके पूर्व में देखें यानी कि ईस्ट की ओर देखें तो यहाँ पर ग्रेट लेक है जो इस क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक ग्रेट लेक है और इस प्रकार से ये रॉकी पर्वत और ग्रेट लेक के मिडिल में पड़ता है, यानी कि मध्य में अवस्थित है। कौन सा? प्रेयरी। तो इस प्रकार से हमने इसका स्थिति देखा। कहाँ कहाँ फैला? देश की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, अब ये कंट्री हो गया, पहले कंटिनेंट था, और दूसरा जो देश है वह कनाडा है। इन दोनों के बीच वाले भाग में है, मध्यवर्ती भाग में। तो इस प्रकार से अगर मैं इरेज कर देता हूं तो अगर यहाँ पर एक लकीर खींच दिया जाए बीचों बीच, तो आप देख सकते हैं प्रेयरी के बीचों बीच एक लकीर खींच दिया जाए तो ऊपर जो देश होगा वह कनाडा है और नीचे जो देश है वह है यूएसए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रेयरी है वह बिल्कुल दोनों के मध्य में यानी कि दोनों देश में पड़ता है। चूंकि यह घास स्थल है और इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में एक लार्ज एरिया में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही कम वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि ट्री की बात करें तो बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुछ वृक्ष इसमें पाए जाते हैं जो वैली यानी कि घाटियों के किनारे किनारे साथ साथ वहां पर उगते हैं और यहाँ पर ही वे छोटे छोटे वन पाए जाते हैं। अगर घास की बात करें तो वे बहुत ही ऊंचे होते हैं। बहुत सारे ऐसे घास है जो यहाँ 2 मीटर तक की ऊंचाई के हो सकते हैं। तो ये था क्षेत्र और विस्तार। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु किस प्रकार से, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वह कैसा है। क्लाइमेट की बात करें तो महासागरों से ये दूर है, जैसा कि हमने देखा कि जो प्रेयरीज है वह बिल्कुल ही मध्य में यानी कि मिडिल में है, और मिडिल में यानी कि ये ओशियन से बहुत ही ज्यादा दूर है, यानी कि महासागरों से दूर है। ये बिल्कुल ही महाद्वीप के बीच में यानी कि किसी भी कंटिनेंट के मिडिल में, और इस मिडिल को हम लोग बोलते हैं आंतरिक भाग। जब आंतरिक भाग में स्थित होता है तो वहां पर आपको ठंड का महसूस नहीं होगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र है यानी कि सैमरीड जलवायु पाई जाती है। प्रेयरी का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए कि कहां से कहां तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, तो इस प्रकार से आप समझिए कि ये है प्रेयरी। और अगर इसके कह सकते हैं ये क्षेत्र अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर से अगर आप आगे आइएगा 20 डिग्री, इक्वेटर से आगे आइएगा 20 डिग्री जो है आप अक्षांशीय रेखा में चलिएगा तो 20 डिग्री से अधिक तक इसका विस्तार है। और चूंकि विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से ये बहुत ही दूर है, इस कारण से यहाँ का तापमान जो है वह अलग अलग होता है। अब देखिए ये चीज हम समझिए, ये जो इक्वेटर है वह बिल्कुल ही इसके जो है करीब से गुजरता है, मिडिल से आप समझ सकते हैं। और जो इक्वेटर के करीब होने के कारण इसका कुछ क्षेत्र इक्वेटर के पास आता है, और इसके कारण क्या होता है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आइएगा यानी आगे आइएगा नॉर्थ पोल की ओर, तो हमने पहले पढ़ा था कि जब भी हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। इसका रीजन यह है कि वहां पर जो सनलाइट है वह सीधी नहीं पड़ के बल्कि तिरछी पड़ती है, जिसके चलते जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। सेम केस यहाँ पर होता है, चूंकि जो दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण मतलब साउथ वाला जो भाग है, वहां पर तापमान अधिक होगा क्योंकि वह इक्वेटर के करीब यानी कि विषुवत रेखा के करीब है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर की ओर आइएगा यानी कि नॉर्थ पोल की ओर जाइएगा तो तापमान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि वह इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से दूर होता चला जाता है। अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी के मौसम में +20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 20 डिग्री का तापमान, जबकि ठंडे की मौसम की बात करें तो -20 डिग्री का तापमान हो जाता है। अब यहाँ पर अंतर देखिए, ये अंतर जो है आपको इस तरह से पता चल सकता है कि ये जो अंतर है ये कैसा है, यानी कि जो इक्वेटर के करीब है वहां पर तापमान हाई होता है, लेकिन जैसे ही इक्वेटर से दूर जाते हैं, विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, वहां पर तापमान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसीलिए शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन में अगर -20 डिग्री का तापमान हो रहा है तो वे कहाँ पर हो रहा है, विनीपेग में हो रहा है। और ये विनीपेग कहाँ पर है, कनाडा में, और कनाडा कहाँ है, नॉर्थ की ओर है। यानी कि अगर प्रेयरी का देखें तो प्रेयरी के नॉर्थ भाग में कनाडा है, इसलिए यहाँ पर -20 डिग्री का तापमान चला जाता है। अब जब -20 डिग्री का तापमान चला गया तो बर्फबारी होगी, और इसीलिए यहाँ पर जब शीत ऋतु आती है यानी कि विंटर सीजन होता है तो बहुत बड़े क्षेत्र में मोटी परत ढक जाती है बर्फ की। लेकिन यह बर्फ टिका हुआ नहीं रहता है। यहाँ पर वर्षा की बहुत ही कम यानी कि बहुत ही कम वर्षा होता है, अनिश्चित जब मन तब हो जाता है, अनियमित कोई भी समय निर्धारित नहीं है, और बहुत ही कम मात्रा यानी कि अल्प मात्रा में वर्षा होगी। लेकिन कम वर्षा और अत्यधिक तापमान यहाँ जो है घास को बहुत ही ज्यादा मदद करता है, घास के लिए अनुकूल है, और यहाँ पर घास जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। अमेरिका का अगर रॉकी पर्वत देखें तो रॉकी पर्वत का जो गिरिपाद है यानी कि फुटहिल्स
और उसके पूर्व भाग में, गिरिपाद के पूर्व भाग में शीत ऋतु जब होती है, ध्यान दीजिएगा, शीत ऋतु में एक हवा चलती है और वह भी गर्म हवा चलती है, और इस गर्म हवा को हम बोलते हैं चिनुक। ओके, चिनुक कहते हैं। शीत ऋतु में कहां पर हवा बहती है? रॉकी पर्वत के फुट हिल्स यानी कि गिरिपाद के पास गर्म हवाएं चलती है, और जब गर्म हवाएं चलती है तो बर्फ क्या होती है? वह पिघल जाती है, और यही कारण ये जो हवा, गर्म हवा चलती है, इसके कारण यहाँ पर जितने भी बर्फ है वह पिघलने लगती है, और इसीलिए इस हवा को, जिसका नाम चिनुक है, उस हवा को हम बोलते हैं बर्फ खाने वाली हवा, बर्फ खाने वाली हवा, जिसे हम हिम भक्षणी भी कहते हैं, हिम भक्षणी। अगर अंग्रेजी में देखें तो स्नो ईटर, यानी कि स्नो को खाने वाला। तो ये थी यहाँ की जलवायु, जो हम लोग देखें कि अलग अलग है। अब इस तरह की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति आती है, ये हमें जानना जरूरी है। वनस्पति का मतलब होता है वेजिटेशंस, और अगर कहीं पर वेजिटेशंस है यानी कि वन है, तो वहां पर आपको जंगली जानवर देखने को मिलेगा, वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा। तो प्रेरी के क्षेत्र की अगर बात करें तो ये पेड़ विहीन है, यानी कि यहाँ पर आपको पेड़ ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको पेड़ मिल सकता है, और वह कहाँ मिलेगा? नदी घाटियों में, जहां पर नदी है वहां पर आप जल मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा पानी उपलब्ध होता है, और पानी उपलब्ध होने के कारण वहां पर वृक्ष जो है वह उग जाते हैं, यानी कि पेड़ उग जाते हैं, जैसे कि विल्लो, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, पोलर, अल्डोर, ये सारे वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं बड़े बड़े क्षेत्र में। अब वर्षा बहुत ही कम होती है, हम लोग देख चुके हैं, और वर्षा बहुत ही कम होने के कारण ही यहाँ पर वन नहीं होते हैं बल्कि घास उगते हैं। घास की ऊंचाई एवं उसकी सघनता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वर्षा अधिक होती है, जैसे जैसे वर्षा कम होता चला जाता है, तो घास भी क्या होता है? कम होता चला जाता है, और उसके बीच का डिस्टेंस जो है वह बढ़ता चला जाता है। जब घास के बीच का डिस्टेंस कम होता है, यानी कि घास के बीचों की दूरी कम होती है, तो वह सघन होता है, यानी कि डेंस होता है, और जब उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो वह क्या होता है? विरल हो जाता है, वहां पर जो सघनता है वह कम हो जाती है। और ये किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर, क्योंकि हर जगह पर वर्षा एक समान नहीं होती है। जहां पर अधिक वर्षा होगा वहां सघनता होगी, जहां पर कम वर्षा होगी वहां विरलता होगी। अब इस आधार पर हम देखें तो जो पूर्वी भाग है, यानी कि जो ईस्ट की भाग है, उसमें अधिक वर्षा होती है, और वहां पर सघन एवं ऊंचे घास होती है, यानी कि बहुत ही डेंस और लंबी लंबी घासें होती है। जबकि जो वेस्ट का भाग है, यानी कि पश्चिमी भाग, इस प्रकार से देखिए, ये अगर प्रेयरी है तो इसके बीच में एक लकीर खींच दीजिए, ये हो जाएगा ईस्ट की ओर और ये हो जाएगा वेस्ट। तो वेस्ट जो पश्चिमी भाग है वह क्या है? कम वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में कम वर्षा होगी, तो यहाँ पर छोटे छोटे घास होंगे और यहाँ पर कम घने घास होंगे। जबकि जो पूर्व भाग है वहां पर बहुत ही अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक बड़े बड़े घास होते हैं और घने घास होते हैं। यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, और जहां भी मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पर लोग कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं। तो यहाँ पर खाद्यान्न फसल की बात करें, यानी कि वैसे फसल जो खाने के लिए उगाया जाता है, गेहूं, मक्का, ये सारे खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा यहाँ पर आलू, सोयाबीन, कपास, क्या ये खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसका मुख्यतः व्यापार करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कपास। तो ये यहाँ पर वनस्पति के विषय में हम लोग पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार के जीव, यानी कि वाइल्ड लाइफ किस प्रकार से होता है। देखिए, प्रेयरी का क्षेत्र घास का क्षेत्र है, और घास के क्षेत्र में कैसे जानवर रहते हैं? दूध वाले, यानी कि यहाँ पर वैसे जानवर को पाला जाता है जो अधिक दूध प्रदान करता हो और अधिक मांस प्रदान करता हो, या फिर अधिक ऊन प्रदान करता हो या मांस प्रदान करता हो। अगर ये दोनों इसमें मौजूद है तो इस प्रकार के जानवर को यहाँ पर पाला जाता है। तो अगर मांस दूध खाने वाले गाय जो होते हैं, मांस एवं दूध प्रदान करने वाले जो गाय होती है, यानी कि काव, या फिर ऊन या मांस प्राप्त होता है हमें भेड़ों से, तो उनको यहाँ पर पाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% जो है वह अंगोरा बकरी है। ये अंगोरा बकरी है, अंगोरा गॉट होता है। ओके, इसमें फर होता है, यानी कि इससे ऊन की प्राप्ति होती है। इसकी जो बनावट है बिल्कुल आपको भेड़ की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये भेड़ से बिल्कुल ही अलग है। ये एक प्रकार का बकरी है, गॉट है, जिसमें बहुत ही लंबे लंबे फर होते हैं, बाल होते हैं, जिसका प्रयोग ऊन के लिए किया जाता है। गायों को पालने के लिए विशाल मवेशी फार्म बनाया जाता है, और इस मवेशी फार्म को रेंज कहते हैं। और जो इस सभी गाय भैंस की देखभाली करती है, जो जानवर है उसका देखभाल करते हैं, उसे हम काउ बॉय कहते हैं। इन प्रदेशों में अगर देखें कि कौन कौन से मेन जो एनिमल्स है, मुख्य एनिमल्स है, वह है बाइसन या फिर अमेरिकी भैंसा। ये देखिए, सामान्य भैंसा से अलग है, इसके शरीर में फर होते हैं, बाल होते हैं। खरगोश, कायोट, गौफर एवं प्रेयरी कुत्ता, ये सभी यहाँ पर पाले जाते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ के निवासी के विषय में, यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनती है, परिश्रमी है, बहुत ही मेहनत करते हैं और विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश इसी में मौजूद है, जिसका नाम पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं और दूसरा जो है वह कनाडा। यह यहीं पर स्थित है, 2 सबसे अधिक विकसित देश। इसका कारण है यहाँ पर जो कृषि होता है वह वैज्ञानिक विधियों द्वारा होता है, यानी कि वैज्ञानिक को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक तरीकों से यहाँ पर क्या किया जाता है, कह सकते हैं खेती की जाती है, जिसमें आधुनिक कृषि तंत्रों, ट्रैक्टरों, हार्वेस्टर, कंबाइन, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। कंबाइन क्या होता है, देखिए कंबाइन बता देते हैं। हार्वेस्टर जो है वह एक पुराना रूप ओके ना, और जब उसको नया किया जाता है जिसमें कटाई की जाती है, साथ में छटाई की जाती है और उससे बीज को अलग किया जाता है, जब ये सारी चीज एक में कर दिया जाता है तो ये कंबाइन वर्क करता है और उसी को हम कंबाइन कहते हैं, ओके ना। तो ये हार्वेस्टर का एक कह सकते हैं आधुनिक रूप है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इन सब का उपयोग किया जाता है और इन सब के उपयोग से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है उत्पादन किया जाता है और ये सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उत्पादन किया जाता है, इतना अत्यधिक उत्पादन किया जाता है कि इसे हम गेहूं की टोकरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन यहाँ एक और प्रमुख उद्योग है, यहाँ पर लोग दूध उत्पादन करते हैं। उन्नत नस्ल की यहाँ पर गाय पाए जाते हैं और उपयुक्त जलवायु है, घास की कमी नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जो डेयरी उद्योग है बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इसको बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर कोयला, लोहा, ये सभी जो मिनरल्स है यानी कि खनिज बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, विशाल भंडार है कह सकते हैं, तथा सड़क, रेल और नहरों का यहाँ पर बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। और जहाँ पर सड़क और रेल ये सभी अगर बेहतर होंगे, यह नहरों की बेहतर व्यवस्था होगी तो नहरों से कृषि बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और सड़क और रेल का अगर विकास होगा तो वहां पर जो उद्योग है यानी कि फैक्ट्रीज है वह बहुत ही ज्यादा तेजी से कह सकते हैं ग्रो करेगा, यानी कि बहुत ही तेजी से वह विकसित करता चला जाएगा। यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र जो है वह इसी क्षेत्र में पाया जाता है और इसीलिए अमेरिका और कनाडा क्या है, विकसित देश है। तो यहाँ पर हमने प्रेयरी के विषय में पढ़ा, हमने समझा कि प्रेयरी में किस प्रकार की जलवायु मौजूद है, वह क्यों एक दूसरे से अलग है, वहां पर क्यों जंगल नहीं पाया जाता है, क्या यह फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये सभी पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं वेल्ड के विषय में। अगर वेल्ड के विषय में देखा जाए तो इसकी स्थिति और विस्तार के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका का महादेश और इस अफ्रीका महादेश में ये जो क्षेत्र है ये है वेल्ड, हरा वाला जो क्षेत्र है। तो वेल्ड अगर बात करें तो ये भी एक शीतोष्ण घास स्थल है, यानी कि यहाँ पर घास बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ हम कंटिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अफ्रीका इज ए कंटिनेंट बट दक्षिण अफ्रीका इज ए कंट्री। तो यहाँ पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका एक देश है। तो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थल है और इसी शीतोष्ण घास स्थल को हम क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं। यह नाम जो है यानी कि ये जो वेल्ड नाम है ये अफ्रीका वालों ने खुद नहीं रखा, बल्कि ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि जब ब्रिटिश ने इनको गुलाम बनाया था उनसे भी पहले यहाँ पर डच आए थे और उन डच आदिवासियों के द्वारा यह नाम इनको दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है और इसके पश्चिम में यानी कि ये है, ओके माफ कीजिए, यहाँ पर ईस्ट होगा, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। तो ईस्ट की ओर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है और इसके वेस्ट में क्या है, ये अपना वेल्ड जो है वह स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का काफी सकरा हो जाता है, यानी कि अगर हम अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो यहाँ पर आने के बाद ये सकरा हो जाता है। देख सकते हैं ये किस तरह से सकरा हो जाता है और ये प्रदेश मूलतः उत्तर दक्षिण दिशा में मौजूद है। उत्तर दक्षिण दिशा को हम लोग अंग्रेजी में करेंगे तो उत्तर को बोलेंगे नॉर्थ और दक्षिण जो है वह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ साउथ का जो क्षेत्र है वहां पर फैला हुआ है। इसके पश्चिम दिशा में कालाहारी मरुस्थल है, यानी कि ईस्ट में था आपका क्या, ये था ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है कालाहारी मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब डेजर्ट होता है। तो ईस्ट और वेस्ट में डेजर्ट है, ओह सॉरी, वेस्ट में डेजर्ट है और ईस्ट में पर्वत है और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ये क्षेत्र है वेल्ड। यहाँ पर दो बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां बहती है जो ऑरेंज एवं लिम्पो नदी, सहायक नदियां इस प्रदेश की सिंचित करती है, यानी कि यहाँ पर जो कृषि का कार्य है उसमें सहायता करती है।
तो ये इसका विस्तार देखें। अब बात करते हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। यहाँ पर क्लाइमेट किस प्रकार से, क्लाइमेट की बात करें तो ये हिंद महासागर यानी कि जो महासागर है, ओशियंस है, उसके करीब में हम देखें किस प्रकार से ये हिंद महासागर इस ओर है और यहाँ पर जो मौजूद है वह वेल्ड है। तो अगर समुद्र के किनारे मौजूद होगा तो जलवायु जो है वह नम होगी, यानी कि वहां पर आपको ठंड का महसूस अधिक होगा। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, यानी कि शीत का जो ऋतु होता है यानी विंटर सीजन, बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होता है। इस दौरान तापमान टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जुलाई की बात करें तो जुलाई सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। देखिए ये हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, देखिए अभी अगर बात करें इंडिया के विषय में यानी कि भारत के विषय में बात करें तो भारत में देखिए जुलाई का महीना बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो आप देखिए जुलाई का महीना जब हमारे देश में गर्म है तो यहाँ देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या है, सर्वाधिक ठंडा महीना यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा महीना। तो हमें यह जानना जरूरी है कि क्यों इसमें अंतर है। गर्मी का ऋतु छोटी एवं गर्म होती है, यानी कि यहाँ पर जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। गर्मी कब पड़ता है, यहाँ पर नवंबर एवं फरवरी के बीच गर्मी पड़ती है और भारत में उस समय क्या होता है, नवंबर और फरवरी के बीच में ठंडी पड़ती है, यानी कि विंटर सीजन होता है। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है हमारे भारत देश से। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें गर्मी के मौसम में तो जोहान्सबर्ग का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह था यहाँ की जलवायु। अब बात करते हैं अगर इस तरह की जलवायु है तो यहाँ पर कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, एडमेंस वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं और किस प्रकार के वन्य प्राणी यानी कि वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। तो देखिए जिस प्रकार की जलवायु होगी उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ की जो वनस्पति है बहुत ज्यादा विरल है। विरल का मतलब क्या होता है, विरल मतलब बहुत ही कम पाया जाना। अधिकतर भागों में तो घास ही घास है, पेड़ पौधे दूर दूर तक आपको दिखते ही नहीं है। आपको लाल घास दिखेंगे, झाड़ियां दिखेंगी, ये सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पर अगर कोई वृक्ष दिखता है तो वह है बबूल का वृक्ष और दूसरा जो है वह मरोला। यहाँ पर मरोला का वृक्ष हम दिखा सकते हैं फोटो में, ये बहुत ही ज्यादा वहां पर पाया जाता है। जानवर की बात करें तो शेर पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, चीता पाया जाता है और दूसरा एक और कुडू, ये कुडू जानवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिरन से इसका फेस मिलता जुलता है बट ये हिरन नहीं है बल्कि हिरन से डिफरेंट है, ये कुडू कहलाता है और ये दक्षिण अफ्रीका में जो घास स्थल है वहां पर पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें किस प्रकार के लोग रहते हैं, निवासी किस प्रकार से करते हैं, तो वेल्ड प्रदेश में वर्षा बहुत ही कम होता है एवं परिवर्तनशील होता है, यानी कि परिवर्तित होते रहता है, जिसके कारण यहाँ घास का मैदान बहुत ही तेजी से विकास होता है, हेल्प होता है। इसलिए यहाँ के लोग मुख्य रूप से पशु चारण करते हैं, यानी कि पशु यानी जानवरों को पालते हैं और कृषि जो है इनका मुख्य व्यवसाय, यानी कि पशु को पालना और कृषि, यही दो कार्य यहाँ पर सबसे ज्यादा किए जाते हैं। यहाँ पर अधिक जनसंख्या नहीं रहती है। अधिक जनसंख्या नहीं रहने का मतलब यहाँ की जनसंख्या जो है विरल है। क्यों विरल है, क्यों यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वह उपजाऊ नहीं है और मिट्टी उपजाऊ नहीं है मतलब खेती नहीं हो पाएगा और खेती नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, इस आधार पर यहाँ पर निवासी नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोई फसल होता है तो वह मक्का, गेहूं, ज्वार, आलू, इन सब का फसल किया जाता है। अगर नकदी फसल की बात करें तो तंबाकू, गन्ना, कपास, ये सारी नकदी फसल उगाया जाता है। यहाँ पर भेड़ पालन जो है सबसे ज्यादा किया जाता है, प्रमुख व्यवसाय है, सबसे ज्यादा भेड़ पाला जाता है। भेड़ किस लिए पाला जाता है, ऊन के लिए, ऊन का व्यवसाय करने के लिए, उनको बेचने के लिए यहाँ पर भेड़ पाला जाता है। और यहाँ पर जो भेड़ पाला जाता है उसमें से जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लोकप्रिय को फेमस कहते हैं, मेरीना भेड़। मेरीना भेड़ जो है वह सबसे ज्यादा फेमस है। यह हमारे पास जो सामान्य भेड़ है वह उससे अलग होता है। दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध का उत्पादन यहाँ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मक्खन, चीज यानी कि पनीर, जैसे ये सारी चीजें किससे बनता है, दूध से बनता है। इन सभी का घरेलू उपयोग में यानी कि अपने देश के उपयोग में या फिर दूसरे देश के निर्यात के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर खनिज भी पाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोना, हीरा, ये सभी खनन करके निकाला जाता है और यहाँ पर इसलिए ये सारी चीजें मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जोहान्सबर्ग विश्व का स्वर्ण राजधानी कहलाता है, यानी कि गोल्ड कैपिटल्स। किम्बरेले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एक जगह है किम्बरेले, यह हीरे के डायमंड का जो निकाला जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जिन स्थानों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है, लोहा मतलब आयरन, कोयला कोल, यहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग है, यानी कि जहाँ पर लोहा मौजूद है और कोयला मौजूद है वहां पर फैक्ट्रियां लगा दिया गया, इस्पात का, स्टील, लोहा और स्टील का।
खनिज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण इस प्रदेश में यातायात की सुव्यवस्थित व्यवस्था भी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने वेल्ड के विषय में पढ़ा, हमने समझा कि ये जो वेल्ड है वह किस प्रकार से प्रेयरी से डिफरेंट है, यहाँ पर क्यों कम जनसंख्या पाया जाता है लेकिन लोग यहाँ भी मेहनत करते हैं, जबकि जो प्रेयरी का क्षेत्र है वह ज्यादा मेहनती है, वह गेहूं का टोकरी कहलाता है। तो किस प्रकार से ये अलग है, ये हमने समझा शीतोष्ण प्रदेश के विषय में। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो आपको बेहतर पसंद आएगा। अगर बेहतर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें। मुझसे कोई पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।